ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हम दो ग्रहों की युति यानी दो ग्रहों का एक साथ साथ होने की श्रृंखला में अब हम चंद्र के साथ विभिन्न ग्रहों का बैठना डिफरेंट भाव में डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने चंद्र के साथ बुध का होना डिस्कस किया और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह जो कि गुरु है, जिसे बृहस्पति भी कहते हैं, जुपिटर है, उसका चंद्र के साथ होने का प्रभाव लग्न से लेकर के या प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक के स्थित होने के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम दोनों ग्रहों के बारे में, चंद्र और गुरु के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो चंद्र की बात करें तो चंद्र जो है वो माँ का कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता है, भावनाओं का कारक है, इमोशंस का कारक है। सौम्य होता है, सात्विक, प्रियदर्शी, कल्पना शक्ति जो इमेजिनेशन है, चंद्र से ही उदारता, बड़े लोगों यानी जो उच्च अधिकारी हैं उनका सहयोग मिलना, घटनाओं के बारे में पूर्वाभास होना भी चंद्र की जो है कृपा से ही होता है। स्त्रियों में विशेषतया सुंदरता जो है वो चंद्र की कृपा से ही आता है। नौसेना, विदेश, उच्च शिक्षा, जलीय यात्रा, तालाब, झील, सरोवर, नदी, समुद्र आदि के पास आपके घर का होना चंद्र की कृपा से ही संभव है। सूर्य, बुध इसके मित्र हैं चंद्र के, बाकी सभी ग्रह इसके सम हैं। चंद्र का कोई शत्रु नहीं है। वृषभ राशि यानी जहाँ पे 2 लिखा होता है उसमें ये उच्च का होता है। वृश्चिक 8 जहाँ है वहाँ नीच का हो जाता है। कर्क 4 में स्वराशि, कर्क इसकी स्वराशि है, तो वहाँ पे मूल त्रिकोण भी है। एक राशि में ये करीब 2.5 दिन ट्रांजिट करता है। महादशा इसकी करीब 10 साल की होती है। पर्ल जो इसका ग्रह है वो है स्टोन है। चंद्रकांत मणि भी इसका रत्न है। रात्रि में ये बलि होता है। स्त्री प्रकृति का ग्रह है। शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक ये जो है शुभ ग्रह तथा बलवान माना गया है। वहीं पे कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक ये निर्बल होता है और इसे अशुभ ग्रह बताया गया है। अब कई फैक्टर्स होते हैं, ये कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन इसका स्वामी है, ये सब देख करके ही फलादि करते हैं। तो गुरु के बारे में बात करें तो गुरु एक बहुत ही सात्विक ग्रह, शुभ ग्रह, देवों के देव हैं। ये देवताओं के देव गुरु थे, बृहस्पति थे, जैसे कि राक्षसों के गुरु थे शुक्र। तो ये पीला वर्ण पूर्वोत्तर दिशा का स्वामी है। आकाश तत्व, कफ प्रकृति, चर्बी मोटापे का कारक है, हृदय शक्ति का भी कारक है। धनु मीन यानी जहां 9 और 12 है उस राशि का स्वामी होता है। लग्न में बलि और चंद्रमा के साथ जो बैठता है तो दिग्बली हो जाता है। कर्क राशि में 4 डिग्री का ये उच्च होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल इसके मित्र हैं तथा शनि सम है। बुध, शुक्र, राहु इसके शत्रु हैं और केतु भी इसका सम है। गुरु जो है 5वें भाव पर जहां बैठता है वहां से 5वें भाव पर, 7वें भाव पर तथा 9वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। यदि हम ये सोचें कि बुध ग्रह से व्यवसाय, नौकरी वगैरह का आइडिया लगाया जाता है, फलित ज्योतिष में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो गुरु द्वारा आप उसमें कितना एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, कितने ऊंचे पद तक जाएंगे, उसका फलित किया जाता है। बुध यदि
इफिशिएंसी है तो गुरु इफेक्टिवनेस है। यानी बुध जो है सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ने को दिखाता है, तो गुरु बताता है कि ये सीढ़ी आखिर लगानी कहाँ है, ऐसा तो नहीं गलत जगह लगा दिया और चढ़ गए। तो वो इफेक्टिवनेस है। याददाश्त का कारक, ज्ञान का आधिपत्य, आध्यात्म का जो है ये दाता है। गोल्ड भी इसका रिप्रेजेंटेटिव है, येलो सफायर इसका रत्न है। अगर पाप दृष्टि पड़ जाए, गुरु जहाँ बैठा है, तो रोगों की संभावना में डायबिटिक, अस्थमा, ओवरी के प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, किडनी और मोटापा दे सकता है। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों का एक साथ होने का क्या प्रभाव होता है लग्न में या प्रथम भाव में। प्रथम भाव में चंद्र जो है सुंदर, आकर्षक, हंसमुख, ट्रैवलर, आदर्शवादी, भाग्य थोड़ा ऐसे से होता है, बनाता है। और गुरु जो है आकर्षक, प्रियदर्शी, हंसमुख, होनहार, खाने पीने का शौक, मोटापा बढ़ाता है। अब दोनों की बात करें तो मानसिक संतुलन एवं भावनाओं पर ऐसे जातक का पूर्ण नियंत्रण होता है। अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है, उसका एप्लीकेशन, जुपिटर एप्लीकेशन कराता है, गुरु एप्लीकेशन कराता है। एप्लीकेशन करते हुए अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। 10वें भाव में ग्रह कौन सा है, राशि, कर्म, व्यवसाय आदि डिसाइड होती है। फिर भी प्रायः गुरु के द्वारा शिक्षक, लेजिस्लेचर, वकील, नेता, जज, मिनिस्टर, सॉलिसिटर, बिजनेसमैन, लेखक, इकोनॉमिस्ट, इन सब के बारे में जो है वो एक्सपर्टीज देता है, उच्च पद तक पहुंचाता है। उत्तम संतानें होती हैं, शिक्षा जैसा बताया अच्छी प्राप्त करता है, प्रेम संबंध अच्छे होते हैं, भरा पूरा परिवार, अच्छा वैवाहिक जीवन, भाग्यवान, ईश्वर में श्रद्धा होती है। लग्न में अगर कर्क 4 डिग्री का, वृषभ, धनु या मीन राशि है, यानी वहां पे 4 लिखा है या 2 या 9 या 12, तो शुभता जो है फलों में शुभता की वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। तथा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष भी देखिएगा, क्योंकि चंद्र के साथ है, तो शुक्ल पक्ष में शुभता बढ़ेगी और कृष्ण पक्ष में उसमें कमी आ जाएगी। अब हम बात करेंगे चंद्र और गुरु का दूसरे भाव में प्रभाव। दूसरे भाव में चंद्र मृदुभाषी बनाता है, सॉफ्ट स्पोकन, महिलाओं का सहयोग मिलता है, सामने वाले का मन पढ़ लेता है, बड़े घर वाला होता है और हमेशा हमेशा प्रसन्न रहता है, धन लाभ देता है, थोड़ा सा उसमें साइनसॉइडल होता है लेकिन सफलता मिलती है। गुरु जो है जातक को एस्ट्रोलॉजर, कवि, साइंटिस्ट, सफलता की प्रोबेबिलिटी होती है जो उसके चांसेस उनमें वृद्धि करता है, सक्सेस के चांसेस बढ़ाता है। भाग्यशाली तथा आभूषण युक्त होता है, यानी उसको आभूषण पहनने का शौक होता है। यह एक उत्तम और फेवरेट स्थिति है दोनों की, अगर युति देखा जाए, दोनों का साथ साथ बैठने को देखा जाए। बहुत ही प्रभावशाली वक्ता, ज्ञान से पूर्ण, प्रायः बहुत अच्छी याददाश्त, मेमोरी पावर होती है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के मामलों में बहुत सफल होता है, समाज में उच्च कोटि का स्टेटस प्राप्त करता है, नेटवर्किंग अच्छी होती है, नौकरी व्यवसाय में सफल होता है, अध्यात्म में रुचि रखता है, स्वास्थ्य उत्तम, रोग ऋण से दूर, किसी से शत्रुता नहीं। और यदि यहीं पे जन्म अंधेरे पक्ष का है तो थोड़ी फलों में कमी हो जाएगी, शुभता में, और उजाले पक्ष का है तो उत्तम होगा। यदि वहां पे ये बैठा है यानी दूसरे भाव में, वहां पे नंबर लिखा है 2, 4, 9, 12, 2 या 4 या 9 या 12, यानी वृषभ, कर्क, धनु या मीन है, तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। बात करेंगे चंद्र गुरु का तीसरे भाव में प्रभाव। तीसरे भाव में चंद्र भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाता है, नेटवर्किंग से उसको लाभ होता है, सुंदर जीवन साथी मिलता है, परिवार से लगाव रहता है। गुरु की बात करें तो गुरु एक अच्छी स्थिति है, गुरु की दूसरे भाव में, तीसरे भाव में भाई बहनों से सहयोग और भरा पूरा परिवार होता है। तो इस तीसरे भाव में अगर चंद्र और गुरु साथ साथ हैं तो जातक बहुत ही कैलकुलेटिव होता है, संभाल के पैसा खर्च करता है और थोड़ा सा
आर्गुमेंटेटिव होता है, लेकिन लिखने में ऐसा कुछ नहीं। लिखने में वो अच्छा लिखता है, कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे लेख नहीं लिखता। लिथार्जी और आलस्य प्रदान कर सकता है, तो जरा इससे जो है सावधान रहें, इसको अवॉइड करें। जातक को भाग्य का साथ मिलता है, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से भी सहयोग मिलता है, धनार्जन की अच्छी संभावनाएं देता है अपने जीवन में। और अगर यहीं तीसरे भाव में नंबर लिखा है 2, 4, 9, 12, यानी राशि है वृषभ, कर्क, धनु या मीन, तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी। और अगर चंद्रमा उगता मतलब बढ़ता हुआ है शुक्ल पक्ष का, तो भी शुभता में वृद्धि होगी, और अथवा अंधेरे पक्ष का है तो थोड़ी कमी हो जाएगी। चौथे भाव की बात करते हैं, चंद्र और गुरु के स्थित होने में। चौथे भाव में अकेला चंद्र बहुत ही शुभ है, वो उस भाव का कारक है, कुंडली के सारे दोषों को या तो कम कर देता है या नगण्य कर देता है। माँ का दुलारा होता है ऐसा जातक, घर बार के लिए उसके अंदर त्याग की भावना रहती है, सबको सपोर्ट करता है, सहायता करता है, और प्रसन्न रहता है। भगवान राम का जो है कर्क में चंद्र था। गुरु की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, माँ का प्रेम प्राप्त होता है। किसी एक सब्जेक्ट में जातक बहुत ही एक्सपर्ट होता है, जानकार होता है, उसको उत्तम जीवन साथी मिलता है। दोनों की बात करें तो जानी मानी हस्तियां जो हैं उनका जन्म ऐसे ही कुछ संयोग में हुआ है जब चंद्र और गुरु चौथे भाव में है। स्पेशली लॉ के क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो हमारे हुए हैं लोग, उनके चंद्र और गुरु चौथे भाव में। अच्छा घर उत्तम पॉश लोकेलिटी में मिलता है, अपने ज्ञान एवं कार्य का रिकॉग्निशन पाते हैं और अच्छा रेपुटेशन मेंटेन करते हैं। बहुत ही एक्सोटिक गाड़ियां रखने का इनको शौक होता है और रखते हैं। देश विदेश में यात्राएं करते हैं और धन कमाते हैं तथा यश भी कमाते हैं। अध्यात्म में रुचि होती है, कर्म के प्रति समर्पित होते हैं। और अब यदि इसी चौथे भाव में जो नंबर लिखा है वो है 2, 4, 9 या 12, यानी राशि है वृषभ, कर्क, धनु या मीन, तो शुभ प्रभाव में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव में कमी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे चंद्र गुरु का पांचवें भाव में प्रभाव। पांचवें भाव में अकेला चंद्र बच्चों का प्यार प्रदान करता है, स्पेशली पुत्री का। जातक रोमांटिक होता है, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल रहता है, अच्छी नेटवर्किंग होती है उसकी, और क्लैरिटी ऑफ माइंड, बहुत क्लियर होता है क्या बोल रहा है क्या लिख रहा है। अगर गुरु है यहीं पर पांचवें भाव में तो जातक ज्ञानी होता है, जीनियस, प्रियदर्शी, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होती है उसकी, अच्छी संतानें होती हैं, एक्सपर्ट होता है। दोनों का साथ साथ होने का मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन का इफेक्ट होगा। बहुत अच्छी शिक्षा, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट या स्टेट ऑफिस या प्राइवेट जो भी है, इन क्षेत्रों में नौकरी या व्यवसाय के द्वारा बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करता है। धनवान होने की आकांक्षा रहती है उसके अंदर और उसको पूरा भी करता है। शासन में सफल होता है, बच्चों की शिक्षा में बहुत मेहनत कराता है और अपना सहयोग देता है, उनको अच्छा बनाता है। उत्तम भाग्य होता है, धनार्जन भी करता है, उसकी क्षमता भी होती है। उसके बाद साथ ही साथ उसका व्यक्तित्व जो है बहुत ही आकर्षक होता है। और अगर यही पांचवें भाव में जो राशि है, यानी वहां नंबर जो लिखा है 2, 4 या 9 या 12 है, तो शुभता में वृद्धि हो जाएगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। तथा शुक्ल पक्ष का अगर चंद्र जन्म है, जन्म शुक्ल पक्ष का है तो भी अच्छी बात है, और अगर कृष्ण पक्ष का थोड़ी शुभता में कमी होगी। अब हम बात करेंगे छठे भाव में गुरु और चंद्र का प्रभाव। छठे भाव में चंद्र जो है वो एक कमजोर स्थिति है, चंद्र जनित रोग होने की संभावना रहती है, कफ, कोल्ड जैसा। यहाँ का जातक मतलब जिसके हॉरोस्कोप में चंद्र छठे भाव में है, वो ईश्वर को प्रायः शत्रुओं को प्रायः क्षमा कर देता है। गुरु अकेला यहाँ पर अगर है
तो जातक के ऊपर ईश्वर की कृपा रहती है और शत्रु इससे दूर दूर तक पास नहीं आते या इसके शत्रु ही नहीं होते। अब दोनों की बात करें, साथ साथ बैठे हैं, तो धन और खर्चा ये बहुत ही संभाल कर करता है, बहुत ही संभाल कर करता है। और अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र या इवन कोर्ट से रिलेटेड कोई भी निर्णय है तो ऐसे जातक को बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। गलती या पक्षपात की संभावना रहती है। धन भी ज्यादा लेकर ना चले, कैश या ज्वेलरी ज्यादा लेकर ना चले, खो जाने का या चुरा जाने का भय होता है। और अगर इसी छठे भाव में जो नंबर लिखा है यानी राशि है वो 2, 4, 9, 12 है, यानी वृषभ, कर्क, धनु या मीन है, तो शुभता में जो है वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। और जैसा हमने चंद्र के बारे में बताया, अगर कृष्ण पक्ष का है तो शुभता में थोड़ी कमी और शुक्ल पक्ष में, उजाले पक्ष में शुभता में वृद्धि होगी। अब हम बात करेंगे चंद्र और गुरु का 7वें भाव में प्रभाव। 7वें भाव में अकेला चंद्र उत्तम जीवन साथी प्रदान करता है, लेकिन आप उसके लॉयल रहें तो जो है रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। हम्बल बैकग्राउंड का जातक भी बड़ी अच्छी ऊंचाइयां छूता है। गुरु की बात करें तो दयालु होता है जातक, डिप्लोमेटिक होता है। विवाह के पश्चात उसका भाग्योदय होता है, मोटापा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, उत्तम जीवन साथी मिलता है, थोड़ा मैरिज में डिले होती है। तो दोनों की अगर बात करें गुरु चंद्र का 7वें भाव में होने के बारे में, तो विवाह के उपरांत भाग्योदय होने की संभावना होती है। पति पत्नी के लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। घर बार और पत्नी की तरफ से बहुत ही अच्छे संबंध। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि मोटापा रिलेटेड बीमारी होने की संभावना रहती है। जातक का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है, धनार्जन की क्षमता देता है और दोस्तों एवं संबंधियों से प्रायः अच्छे संबंध होते हैं। और अगर यहाँ पे राशि मतलब नंबर जो लिखा है 7वें भाव में वो 2 है या 4 है या 9 है या 12 है तो शुभता में वृद्धि होगी। और शुक्ल पक्ष का जन्म है तो भी शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। कृष्ण पक्ष में थोड़ा कमी हो जाती है शुभता में। चंद्र गुरु का अब हम बात करेंगे 8वें भाव में प्रभाव। 8वां भाव में अकेला चंद्र मां बहन के स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं माना जाता। वाटर, पूल, स्विमिंग, जलाशय, समुंदर, नदी से दूर रहें। दुर्घटना या डूबने की संभावना रहती है, मूत्र विकार होने की भी संभावना होती है। गुरु जो है वो जातक को दयालु बनाता है, अच्छी आयु देता है। और जातक अगर हमने बताया पहले एपिसोड में भी, जिसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, आत्मा की आवाज को सुनकर, कंसाइंस को सुनकर काम करता है तो मोक्ष की संभावना हो जाती है। दोनों की युति में संवेदनशीलता के कारण, चंद्र और गुरु का 8वें भाव में होने के कारण जातक जो है प्रायः जल्दी हर्ट हो जाता है। तो इस बात को उसको ध्यान रखना चाहिए। शेयर्स, मार्केट शेयर्स, गैम्बलिंग से दूर रहें, नुकसान की पॉसिबिलिटी है। लोन ना दें, वापस मिलने का चांसेस बहुत कम है। ईश्वर में आस्था, अध्यात्म, प्रार्थनाएं सारे नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकती हैं और शुभता में वृद्धि करेंगी। यहीं पर अगर 8वें भाव में जो नंबर है लिखा है, राशि है 2, 4, 9, 12 यानी वृषभ, कर्क, धनु, मीन है तो शुभता में वृद्धि होगी, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे चंद्र गुरु का 9वें भाव में प्रभाव। 9वें भाव में अकेला चंद्र जातक को चरित्रवान बनाता है, समृद्ध बनाता है, धार्मिक, भाग्यवान, उदार। गुरु के लिए भी ये अच्छी पोजीशन है। बहुत ही नॉलेजेबल होता है, ज्ञानवान होता है, धनवान होता है और दोनों ही मिलकर के बहुत ही मतलब चंद्र गुरु की 9वें भाव में बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है। लॉ में, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, आर्बिट्रेशन, जुडिशरी, जज, मिनिस्ट्री, किसी भी क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त करता है। और ये लोग अपने स्टाफ के लिए
जो इनके साथ काम करते हैं उनके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं और लिबरल रहते हैं। भरा पूरा परिवार होता है, उत्तम जीवन साथी मिलता है, उत्तम संतानें, मित्र, संबंधी, आकर्षक व्यक्तित्व, तो सब कुछ अच्छा ही है। और अगर यहाँ पे 9वें भाव में ही राशि 2, 4, 9, 12 है, यानी वृषभ, कर्क, धनु या मीन है, तो और शुभता हो गई, सोने में सुहागा हो गया। सुख पक्ष हो गया तो क्या कहने, कृष्ण पक्ष में थोड़ी शुभता में कमी आ जाएगी। अब चंद्र गुरु का बात करेंगे 10वें भाव में। 10वें भाव में अकेला चंद्र नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा होता है, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलता है, जो भी काम लेता है उसमें सफल रहता है। गुरु सरकारी उच्च पद दिलाता है, प्रतिष्ठा, चरित्रवान, हाई थिंकिंग, डिसिप्लिन। ये 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव है। तो चंद्र और गुरु यहाँ पे जातक को बहुत अच्छी नौकरी या व्यवसाय या जो भी है सफल रहता है। उत्तम शिक्षा, एक्सपर्टीज होता है उसको अपने काम में, लॉ हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे सलाहकार हो। और सलाहकार भी ये बड़े ऊंचे अधिकारियों के होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, इन सब बड़े बड़े लोगों के सलाहकार होते हैं और बड़ी ऊंचाइयों से जाते हैं। और ये जब कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे वकील हैं मान लीजिए, तो बड़े डिमांडिंग होते हैं, अपनी फीस अपने हिसाब से ही लेते हैं, सैलरी भी ये खुद ही तय करते हैं नौकरी में, और बहुत अच्छी सैलरी पाते हैं। देश विदेश में भ्रमण करते हैं, विदेश से व्यापार या वहाँ पे सेटलमेंट होने की भी संभावना रहती है। ये कभी कभी टैक्स बचाने के लिए नए नए उपाय खोजते हैं, तो मैं समझता हूँ इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर यहीं 10वें भाव में राशि या नंबर जो है 2, 4, 9, 12 है, यानी वृषभ, कर्क, धनु, मीन है, तो शुभता में वृद्धि, तथा यदि शुक्ल पक्ष का जन्म है तो भी वृद्धि, कृष्ण पक्ष की वजह से थोड़ा प्रभाव में कमी हो जाती है। अब हम बात करें चंद्र गुरु का 11वें भाव में प्रभाव। अकेला चंद्र 11वें भाव में जातक को उदार बनाता है, धनवान, नोबल, भरा पूरा परिवार, जमीन जायदाद की अच्छी संभावना। गुरु जो है अकेला उत्तम आयु देता है, कम संतानें होती हैं, दूसरों का मन पढ़ने की क्षमता होती है इनमें, चरित्रवान होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं। दोनों की बात करें तो अच्छा ही है, दोनों की जो युति है, लॉ में, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, जिस भी एरिया में है उसमें अच्छा काम करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और प्रायः ये अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं और इस बारे में कभी कभी बोल भी देते हैं। इनडायरेक्टली ब्राइब के चक्कर में कभी कभी ये अट्रैक्ट होते हैं, तो इसको आप अवॉइड करिए। और अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है तो कफ, कोल्ड, चेस्ट पेन वगैरह की संभावना रहती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ पे अगर राशि 2, 4, 9, 12 यानी वृषभ, कर्क, धनु, मीन है, तो शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। तथा शुक्ल पक्ष में भी शुभता में वृद्धि और नकारात्मक प्रभाव कम, तथा कृष्ण पक्ष में थोड़े शुभता में कमी हो जाती है। अब बात करेंगे चंद्र गुरु का आखिरी भाव में, यानी 12वें भाव में। तो आखिरी भाव में, 12वें भाव में, व्यय भाव में चंद्र जो है थोड़ा लेजी बनाता है, कठोर हृदय का होता है जातक, और अकेले रहना पसंद करता है। आंखों के लिए भी उतना ठीक नहीं है, तो आंखों का ध्यान रखें। गुरु जो है यहाँ अध्यात्म में रुचि देता है, रहस्यमय या अकल्ट साइंस में तो जातक की बड़ी रुचि होती है। जैसा मैंने पहले वीडियोस में भी कहा, यहाँ पे अगर जातक अपने कॉन्साइंस के हिसाब से जीवन यापन करता है तो ये निश्चित है कि वो मोक्ष प्राप्त करेगा। अब दोनों की युति की बात करें गुरु चंद्र की, तो लॉ में, इंश्योरेंस में, किसी इश्यूज में जो है कभी कभी फंसने की संभावना होती है। 12वें घर में गुरु चंद्र होने के कारण चोरी, सामान खोने का भय, तो इसका जरा ध्यान रखें। शिक्षा में भी व्यवधान की संभावना रहती है। सदाचार, सद्भावना, अध्यात्म से शुभता में वृद्धि होगी और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे। ऐसे जातक का कभी कभी मन थोड़ा बुझा बुझा रहता है,
तो उसके लिए उसे प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे इन प्रभावों में जो है कमी होगी और शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। यदि 12वें भाव में राशि यानी नंबर जो लिखा है वो 2, 4, 9, 12 है या वृषभ, कर्क, धनु, मीन है तो शुभता में वृद्धि होगी। शुक्ल पक्ष भी है तो भी शुभता में वृद्धि होगी। केवल कृष्ण पक्ष का जन्म होने से शुभता में थोड़ी कमी होगी। अब अगर अंत में किसी कारणवश जैसे शत्रु ग्रह हैं, उनके प्रभाव हैं, पाप ग्रह के प्रभाव हैं, तो उन प्रभावों को निवारण कैसे किया जाए, उनकी प्रभाव में कमी कैसे किया जाए, तो चंद्र के लिए जो सबसे पहले मैंने बताया है माँ की सेवा, भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय 51 बार या 108 बार उनको जल चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। अमावस्या और पूर्णिमा का व्रत रखें। सफेद कपड़ों का भी उपयोग करें। चांदी की रिंग या चेन या मून स्टोन आप पहन सकते हैं, इससे लाभ होगा। पानी का दुरुपयोग ना करें। पानी की दुरुपयोग करने से चंद्र कमजोर होता है। अब गुरु के बारे में बताएं तो गुरु जो है, जब आप बड़ों का आदर करते हैं तो गुरु मजबूत होता है। विष्णु सहस्त्र नाम सुने या पढ़ें। एलो सफायर रत्न अंगूठी बनवा के एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके पहन सकते हैं। नहाते समय जल में एक चुटकी हल्दी डाल दें और फिर स्नान करें, शुभता होगी। दूध में हल्दी मिलाकर, जिसको कहते हैं ना टर्मरिक लौते, उसको पिए, उससे भी लाभ होगा, गुरु मजबूत होगा। गुरुवार या एकादशी का व्रत रख सकते हैं। केले का दान करें गुरुवार को या एकादशी को, लेकिन जो दान कर रहा है व्यक्ति, जातक ध्यान रखे उसको स्वयं नहीं खाना है केला, स्वयं केले को न खाएं। इस तरह से हमने चंद्र गुरु के साथ साथ विभिन्न भाव में बैठने के बारे में चर्चा की। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।